ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सौदा बनाने से पहले आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे ट्विटर और व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपने सवाल भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। 5 वेव नाम का इनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी आप इनसे सवाल पूछते रह सकते हैं। सर्वेंद्र, स्वागत है आपका। और गहरे सुर्ख लाल रंग की टाई आपने आज क्यों पहन ली भाई? सर देखिए, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, बाजार के साथ ही जाने की कोशिश करते हैं जहां तक हो सके, और सही गलत बीच बीच में जाते रहते हैं, बट एक 70-80% आप कोशिश करते हैं कि 70% तो आपकी कोशिश रहती है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहे, और आप 70% टाइम्स आउट ऑफ 100 सही जाने की कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश, उसी मुहिम में हम भी 20 साल से लगे हुए। संदीप जी को सुन रहे थे तो हमने भी जो गलतियां जो करनी थी करके हमने एक मॉडल बनाया कि हाँ भाई, एक 70-72%, 75% आप सही जाने की कोशिश करेंगे। उसी में लगे हुए हैं सर 20 साल से हम भी। और थॉट यही है यहाँ पे कि देखिए, जो हमारा हमने लास्ट जब हम मिले तो हमने यही बोला कि एक खोटा स्टॉप लॉस हो गया हमारा। हमको लगा नहीं था कि 18,380 18,400 के ऊपर बहुत जाएगा, बट वो 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जाके आया और फिर वो नीचे आ गया। तो वो एक विप्सो लग गया हमको, 1-2 घंटे का। और उसमें क्या होता है, एज अ डिसिप्लिन आपको एक बार निकलना पड़ता है। तो ट्रेड में से तो आप निकल जाते हैं, बट व्यू चेंज नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर स्टॉप लॉस, हर 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 ट्रेड आप लार्जर व्यू के डायरेक्शन में करें। कभी कभी कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी बीच बीच में आते हैं। तो थॉट यही कि लार्जर बायस, अब ये लग रहा है कि भाई ये 18,400 18,500 का इसका आंकड़ा अटकने का हो गया है। तो थॉट मेरा अब यही है कि भाई यहाँ तो नहीं एकदम से आप बेचेंगे, बट उछाल आवे तो आई थिंक 18,350 18,400 जहां के उस एरिया में जहां हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, उसी कोशिश करेंगे उससे जितना नजदीक बेच पाए। तो 18,350 18,400 की रेंज में अगर बेचेंगे तो स्टॉप लॉस जहां हुआ था उसी के आसपास रहेंगे 10-20 पॉइंट। और मुझे लगता है कि उस उछाल में बेचने की राय रहेगी। और बैंक निफ्टी ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया है, तो वहां ऐसा लग रहा है कि वहां लेवल्स नहीं मेरे निकले थे, तो वहां पे भी मुझे लगता है बैंकिंग और निफ्टी दोनों में बेचने की राय है। निफ्टी में हमको लगता है 18,350 पे अगर आप बेचेंगे तो टारगेट्स वही रहेंगे जो पहले थे, 17,400 17,500 के। और अगर वो ट्रेड आ रहा है तो आप उस समय 18,516 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। तो निफ्टी में बेचने की राय है। सेम बैंक निफ्टी में वही राय है कि भाई, जब कुछ चल नहीं रहा, ब्रेथ नेगेटिव होती जा रही है और ओवरऑल प्रेशर लग रहा है, और रुपया भी 80 के नीचे कूल ऑफ नहीं हो रहा है किसी कारण से। मुझे मालूम नहीं कि वो कारण क्या है, बट 80-81 के नीचे कूल ऑफ नहीं हो रहा है। उसका जो गैप एरिया था जहां से वो गैप अप हुआ था, वो गैप भी अभी ओपन है। तो रिस्क वापस अभी लग ही रहा है कि 84-85 का रुपए का रिस्क लग रहा है। बॉन्ड यील्ड्स भी कूल ऑफ नहीं हो रही हैं। तो सारी सब चीजों को देखते हुए, और डॉलर भी अब 106 107 के नीचे नहीं गिर रहा है, तो सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डॉलर में कहीं एक लास्ट उछाल बाकी है, बॉन्ड यील्ड्स में भी एक लास्ट उछाल कहीं बाकी है, और निफ्टी चल नहीं पा रहा है, बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी बाउंसेस खत्म कर चुके हैं। तो सारे का जब समीकरण करता हूं तो तेजी करने की हिम्मत नहीं होती है। तो फिर लॉजिकल, जैसे प्राइसेस फॉलो द लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस, तो जैसे पानी बहता है तो अब बहेगा उसी तरफ जहां पे रेजिस्टेंस कम है। तो मुझे लगता है ऊपर में रेजिस्टेंस है सब तरफ, तो पानी बहने का रास्ता खाली नीचे की तरफ है। इसीलिए 17,400 17,500 के टारगेट्स निफ्टी में। सर्वेंद्र, क्रूड ट्रेड करते हैं आप? जी नीरज जी। कच्चा तेल ट्रैक करते हैं क्या आप चार्ट पे? जी बताइए क्रूड और कितना गिरेगा? आई थिंक सर फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ा। आवाज आ रही मेरी? मैं पूछ रहा हूँ कच्चा तेल अभी और कितना गिरेगा। सर देखिए, कच्चे तेल में तो थॉट यही है कि मेरा थॉट था कि इमीडिएट हमने 85-86 के आसपास जहां क्लाइंट लोगों से बात की WTI में, वहां लग रहा था कि 80-81 आ जाएगा। तो अभी तो 80 तोड़ चुका है। देखिए, यहाँ पे भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म रुझान थोड़ा नरम ही है, और मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, बट फाइनली ये 65-66 की रेंज में भी WTI आएगा, और ब्रेंट तकरीबन $75 के आसपास, $70-75 की रेंज में आएगा। तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वो सेटअप्स और पैटर्न्स बनने में टाइम लग रहा है। बट फिलहाल इमीडिएटली लगता है कि 78-79 पे सपोर्ट है, और 85-86 के ऊपर रेजिस्टेंस है। उस रेंज में ही फंसा रहेगा WTI महीना, एक आध महीने के लिए। ओके, तो क्रूड में भी नरमी के संकेत है। मार्केट के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मार्केट थोड़ा इसको भी लाइक नहीं कर रहा है। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। गोपाल जी हैं मथुरा से हमारे साथ। गोपाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल ये सर, LT फूड है सर 100 शेयर, एवरेज सर ₹122 है सर। और दूसरा सवाल है सर, हिंदुस्तान कॉपर 100 शेयर, एवरेज प्राइस 115 सर।
122 रुपए पर लिया है एलटी फूड्स, दावत के नाम से होगा सर्वेंद्र आपके पास। जी सर, जी तो उस पर राय बताइएगा फिर हिंदुस्तान कॉपर पे भी। जी देखिए यहाँ पे जो मुझे लग रहा है इनका दावत में जो लग रहा है वो तो थॉट यही आ रहा है कि भाई मेरे हिसाब से सेटअप्स थोड़े नरम हो रहे हैं यहाँ पे, और क्वार्टरली मंथली जब सेटअप्स देखता हूँ तो मुझे लगता है थोड़े नरम हो रहे हैं। बट इमीडिएटली कंसर्न की बात नहीं है, अब इनके पास ऑलरेडी ट्रेड है। तो मेरे हिसाब से जब ट्रेड है तो ट्रेड में बने रहे, लेकिन एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आ रहा है 107.40 रुपए पे। तो जब तक वो 107.40 टिका है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये सब 100 फिसल जाएगा। तो 107.40 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। किसी कारण से अगर वो ट्रिगर होता है तो निकल जाएं, क्योंकि फिर इनको वो तकरीबन 100 रुपए के नीचे या 96 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा, तो उस समय वापस दोबारा एंट्री की कोशिश ये दावत में कर सकते हैं। और जहां तक रही हिंद कॉपर की बात, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो मेटल्स में ओवरऑल प्रेशर है। ये भी आप देखिए लास्ट तकरीबन 6-9 महीने से 120-125 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस बार भी गया तो वहीं से इसमें इमीडिएटली सेलिंग आ गई। तो आई थिंक उस एरिया से प्रेशर है। मेटल्स एज अ सेक्टर ग्लोबली बहुत बंधा हुआ है। तो आई थिंक जब तक ग्लोबल सब चीज सही नहीं हो जाएगी, मेटल्स में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। हमने लास्ट 2-4 मीटिंग्स में हमारी इंटरेक्शन में भी यही डिस्कस किया था। तो मेरा थॉट यही है कि यहाँ पे तकरीबन नीचे में 9500 के लेवल्स यहाँ पे हिंद कॉपर के लिए आने चाहिए। तो अगर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिलहाल जो पोजीशन उसमें बनी रहे। बट 9500 का रिस्क है नीचे में, वो मान के चलें। ओके, तो दोनों स्टॉक में आपको बता दिया गया कि होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक होल्ड करना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संजय सिंह हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मेरे पास सर ANG लाइफ सीन्स करके 1000 शेयर हैं 199 के। कौन सा शेयर दोबारा बोलिए? ANG लाइफ सीन्स। ओके, सर्वेंद आपको नाम समझ में आया? ANG लाइफ साइंसेस बोल रहे हैं मेरे हिसाब से ये। जी जी, लाइफ साइंसेस। ओके, और 1000 शेयर मेरे पास यूनियन बैंक के हैं, वो 160.50 के। जी देखिए, अब BSE का डेटा हमारे पास यूजुअली लाइव नहीं रहता है। NSE पे ही सारा कामकाज होता है। मैं इसको BSE पे पुल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो मुझे ANG लाइफ साइंसेस के लिए, तो ये देखिए यहाँ लग रहा है कि पूरा स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में ही है फिलहाल। बट थॉट वही है जो मैंने साल के स्टार्ट में बोला था कि भाई जो स्टॉक्स अब मल्टी क्वार्टर करेक्शंस कर चुके हैं, इनमें बहुत अब 600 वाली चीज ऑलरेडी 116 हो गई है। अब ये आए हैं राय लेने के लिए। मुझे एग्जैक्ट इनका भाव नहीं सुनाई पड़ा, बट आई थिंक यहाँ से मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राय नहीं है। फिलहाल इतना ही बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल ऑफ वीकनेस आई है, जो तकरीबन इसने जो 130 के आसपास का लेवल ब्रेक किया, तो जब तक ये 135 140 के ऊपर टिकता नहीं है, अब जाके इसमें कोई तेजी का बायस तो नहीं आ पाएगा, बुलिशनेस मुझे लगता नहीं इसमें आ पाएगी। और फिलहाल मेरा मानना है कि 100 से 135 की रेंज में। सर्वेंद्र अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो उसको छोड़ दिए, यूनियन बैंक पे बताइए कॉल क्या है। जी जी, देखिए यूनियन बैंक में तो मैं यही बोलूंगा इनको कि भाई मेरे हिसाब से तो फिलहाल PSUs का फ्लेवर है, ट्रेड में बने रहें। और यहाँ पे मेरा थॉट ये रहेगा कि मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, थोड़ा वाइड आएगा क्योंकि मूव्स अभी आए हैं। मेरे हिसाब से 67.40 पे एक स्टॉप लॉस आता है ट्रेलिंग, उस स्टॉप लॉस से आई थिंक यूनियन बैंक में इनको बने रहना चाहिए। ओके, यूनियन बैंक में बने रहना चाहिए। सर बताइए, दीपक फर्टिलाइजर पे आपकी क्या कॉल बनती है? दीपक फर्टिलाइजर देखिए अच्छा चला हुआ शेयर है एक, लेकिन एक बढ़िया करेक्शन पीछे से आई थिंक एक 30% का करेक्शन आ गया। आपने लॉन्गर टर्म मार्कर्स पे आया हुआ है, तो इमीडिएटली तो मान के यही चलेंगे कि ये लेवल्स नहीं टूटने चाहिए। तो 733 735 ये एरियाज हैं जहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स आए हुए हैं। तो आई थिंक ये डिक्लाइन कहीं वहां पे थमना चाहिए, ऐसा थॉट है। और मेरे हिसाब से किसी के पास ट्रेड है तो अब लिस्ट रिवॉर्ड एरिया में आया हुआ है, तो यहाँ से बेचने की तो राय नहीं है। आई थिंक 720 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए।
ओके, चलिए मनोज गुप्ता का एक सवाल लेते हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर जी गुड मॉर्निंग। जी सर बोल रहे थे न्यूरेका का मेरे पास 40 शेयर है 954 का रेट से, क्या स्थिति है इसका? सरवेंद्र जी, रिसेंट लिस्टिंग है, साल जी साल जी नहीं हुआ। क्या करना चाहिए न्यूरेका का चार्ट देख पाए तो? जी जी मेरा सबसे यही मानना है कि अभी इनका भाव नहीं मैं सुन पाया नीरज जी, कितने में लिया इन्होंने? 954। मेरे फ्रेम्स थोड़े फ्रीज हो गए हैं सर, तो मुझे ग्राफिक्स नहीं आ रहे, माफी चाहूंगा। 954 पे खरीदें। जी नीरज जी सुन पा रहे हैं? 950। एक बार सर्वेन को डिसकनेक्ट करिए और फिर से कनेक्ट करिए। सर्वेन को ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो सवाल सुन नहीं पा रहे। मैं तब तक मार्केट देखता हूँ, आप सर्वेन को डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। और इस बीच आप देखें तो 153 पॉइंट निफ्टी नीचे है और 500 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका है और बैंक निफ्टी करीब 150 के आसपास कमज़ोर यहाँ पे दिख रहा है। एफनो में देखें तो मैरिको में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 492-94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हैवेल्स में भी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट में शॉर्ट बिल्टअप है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है और ठीक ठाक शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम में भी शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, जबकि एनएमडीसी मेटल स्टॉक्स आज थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, वीक दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एनएमडीसी में लॉन्ग ट्रेड बिल्ट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आपको रडार पे रखना चाहिए। फ्यूचर्स में और अगर आप डीपली जाएंगे तो ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी वगैरह काफ़ी कमज़ोर है। क्रूड गिरा है तो उसका फ़ायदा ओएनजीसी को नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। हालांकि विंडफॉल टैक्स हट सकता है, लेकिन बावजूद उसकी प्राइसिंग नीचे जाएगी। एसबीआई लाइफ में भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, लेकिन आईईएक्स बाईबैक की खबर से 4% ऊपर मजबूती के साथ काम कर रहा है 144.65 पे। और एस्कॉट्स कुबूटा में भी 3.5% की मजबूती है, 2100 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सर्वेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही दोबारा से अब? अच्छा, अभी भी दिक्कत है उसमें। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी नज़र रखिएगा, 2.5% ऊपर है। आरती इंडस्ट्रीज़ और दीपक फर्टिलाइज़र के बीच में एक करार हुआ है, जिसमें दीपक फर्टिलाइज़र आरती इंडस्ट्रीज़ को 20 साल के लिए एक केमिकल प्रोवाइड करेंगे, और जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 8,000 करोड़ का है। तो दीपक फर्टिलाइज़र के साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज़ में ये मजबूती बनती हुई दिख रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब में आज 2% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्ले यहाँ पे दिख रहा है। ओएमसीज में HPCL आउट परफॉर्म कर रहा है 2% का, लेकिन बाकी स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा तेज़ी का रुझान देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। सर्वेंद्र, आपको वापस आवाज़ आ रही होगी तो जवाब दीजिए सर। जी जी न्यूरेका, लास्ट आपने न्यूरेका पूछा था मुझसे। हाँ, न्यूरेका 954 पे खरीदा है 40 शेयर, क्या करें? देखिए नसीब वाले हैं। आई थिंक स्टॉक में एक बड़ी गिरावट क्लियरली मुझे यहाँ दिख रही है। 2200 वाली चीज अब 600 आ गई है, तो आई थिंक ये डैमेज होता है जब प्राइस में कभी कभी स्टॉक्स में। तो आप देखिए, मेरा थॉट तो ये है कि भाई उछाल में यहाँ निकलने की कोशिश करें। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है नहीं, क्योंकि अब खाली क्वार्टरली की 2 ही कैंडल बनी है इसमें, क्वार्टरली मंथली ईयरली की 2 ही कैंडल्स बनी है, और वो दोनों कैंडल्स विपरीत, एक चला 600 से 2200 और 2200 से 600 आ गया। तो यहाँ पे मेरा थॉट यही है कि उछाल में निकलने की राय रहेगी। बहुत ज्यादा इसमें डेटा नहीं है, तो मैं बहुत एग्रेसिव न्यूरेका में व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, जो रिसेंट लिस्टिंग्स हैं उनमें बहुत कमज़ोरी के संकेत हैं। जोमेटो आज 4% कमज़ोर है, उनके एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया है। नाइका 3.5% कमज़ोर है। पारस डिफेंस 2% कमज़ोर है। कैंपस एक्टिववेयर में 1.5% की कमज़ोरी है। गाबा जी से मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था कि अगर आप जिस IPO में अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है, अगर वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड करने लगे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, फिर आपको उसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपके रडार पे होंगे जिस पे चार्ट बना नहीं, तो कोई भी चार्टिस्ट उसमें बहुत मदद नहीं कर पाएगा आपकी। लेकिन आप एक सिंपल फार्मूला जो गाबा जी सुझा रहे थे कि लिस्टिंग से नीचे जाए तो फिर आप उसमें सतर्क हो जाइए, उसमें से निकल जाना ही आपके हित में होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुजीत सिंह पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी बताइए क्या सवाल है। सर मैंने बेल लिया था, बेल 5 लॉट, तो ये ट्रेडिंग व्यू से लिया हूँ दिसंबर एक्सपायरी का, बट ये बहुत डाउन चल रहा है अचानक। बताइए सर्वेन जी, BL के ले लिए थे इन्होंने 5 लॉट, जी क्या करें अभी?
जी नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। सरवेंद बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए बीएल में मैं बोलता हूँ यहाँ से, बीएल में देखिए क्लियरली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म टॉप बीएल का ऑलरेडी बन चुका है, और जो भी कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट होने के बाद आई थिंक जो भाव एडजस्ट हुए, मुझे लगता नहीं कि अब 114-15 के ऊपर बहुत ज्यादा जाके ये इमीडिएट बेसिस पे टिक पाएगा, और इसको एक करेक्शन पूरा करना है जो इसको तकरीबन 94-95 की तरफ लेके जाएगा। तो अब वो रिस्क है कि नीचे में 95 की जगह है मेरे हिसाब से, तो अगर उस ट्रेड में इनको बने रहना है तो बने रहे, बट मेरे हिसाब से अगर एक बार बेच के लेने की कोशिश करेंगे तो इनके एक 10-12 रुपए यहाँ पे बच सकते हैं, तो वो ट्रेड इनको अपने आप खुद लेना पड़ेगा। बट मैंने इनको दोनों तरफ के दायरे बता दिए, 115 के ऊपर सर्वेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लग रहा है कि 94-95 तक के सपोर्ट्स हैं, वहां तक आ जाएगा। सर्वेंद्र, आवाज आ रही है आपको? नहीं, सर्वेंद्र के साथ कनेक्शन की दिक्कत है भैया, आज तो बहुत मुश्किल काम है। दरअसल सुजीत ने लिया है कॉल ऑप्शन, और वो कॉल ऑप्शन बुरी तरीके से नीचे हो चुका है। तो अगर आप इसको स्पॉट से कोइंसाइड करें, जो भी सर्वेंद्र बता रहे थे स्पॉट प्राइस से कि और नीचे जाने की संभावना है, तो सुजीत जी आपके लिए सलाह ये होगी कि आप इसमें से निकल लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि रुकने का बहुत लाभ इसलिए नहीं होगा कि अगर कैश में नीचे जाएगा स्पॉट में तो फिर जो आपकी कॉल ऑप्शन है वो और नीचे जा सकती है। लेकिन अगर आप बहुत रिस्क लेने के मूड में हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर स्पॉट की कॉल को इसमें कन्वर्ट करें तो आपके लिए निकल जाना ही उसमें से बेहतर होगा। सर्वेंद्र, आवाज़ आ रही है आपको अभी? तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। मुझे अभी आई थिंक फोन पे ले रहे हैं जी। नहीं, सर्वेंद्र के और हमारे बीच में, सर्वेंद्र एक सवाल लेते हैं, देखते हैं कि आपकी आवाज़ आती है। स्वप्निल शाह जी वडोदरा से। स्वप्निल जी बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर जी। जी सर, मैंने करीबन 10 महीने पहले बजाज फाइनेंस के शेयर्स लिए हुए हैं, 50 शेयर 6650 के आसपास के। ठीक है। और वो मेरा लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि मुझे 4-6 महीने में निकलना है, एटलीस्ट मैं 3 साल तक तो रुक सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, मैं सवाल समझ गया। सर्वेंद्र, बजाज फाइनेंस इन्होंने जिस भाव पे लिए उससे थोड़ा सा ऊपर है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं ये, 6650 इनकी बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए क्या बजाज फाइनेंस में? देखिए लॉन्ग टर्म वाले जब लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इनको फिर फिल्टर आउट करने के लिए अगला 1-1.5 महीना इनको इसमें खड़ा रहना पड़ेगा। कारण मैं इसका बता दूं कि तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 12 साल से बजाज फाइनेंस ने आज तक नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है। ये 13वां साल है, जिसको हम एक अच्छा ज्योमेट्रिकल रेशियो भी मानते हैं, एक अच्छा ज्योमेट्रिकल नंबर है। उस सीरीज में 13वां साल यूजुअली एक टिपिकल साल रहता है। अगर इस साल में इसकी कैंडल रेड हो गई जो फिलहाल अभी है, बट क्योंकि अभी और 40 दिन बाकी हैं ट्रेडिंग के, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ईयरली नेगेटिव क्लोज ऑलरेडी नेगेटिव आ गया है। अगर इसका ईयरली नेगेटिव क्लोज आ गया तो 13 साल के बाद जो चीज नेगेटिव बंद होती है, आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपको फिर 1-2 कैंडल नीचे के मिलेंगे, सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो वो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इनको 40 दिन या तो पेशेंस से रुकना पड़ेगा, या मुझे अगर पूछे तो मेरे हिसाब से फिलहाल मंथली क्वार्टरलीज में बहुत अच्छा सेटअप और बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। मेरे हिसाब से एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें कॉस्ट के आसपास, और अगर किसी कारण से उसके नीचे जाता है तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे इसका ईयरली नेगेटिव क्लोज आ गया, जो कि इसका क्लोज था 6977, उधर के आसपास भी चल रहा है, तो फिर इसमें 1 से 1.5 साल की गिरावट और आएगी। तो बट वो कॉल अभी मैंने जैसे बताया वो 40 दिन के बाद होगा। फिलहाल क्या करना है, एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखना है कॉस्ट के आसपास। कॉस्ट के आसपास बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और अगर ये 13वां साल है और इस साल अगर ईयरली क्लोजिंग नेगेटिव गया तो चार्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। विवेक दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विवेक जी बताइए क्या सवाल है? विवेक, आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं, विवेक को आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं फिर ट्विटर से 1-2 सवाल ले लेता हूँ जहाँ पे कई लोग। अच्छा, एक सज्जन है जो निफ्टी पे कॉन्ट्रा कॉल लेने के मूड में, वो कह रहे हैं 18,400 की मैं कॉल खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीदना चाहिए क्या उनको? देखिए सर, मैं तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि हमको तो 18,400 के आसपास बेचना है, 18,350 18,400 के आसपास बेचना है। शायद वो बाउंस आए, नहीं आया तो हमको यहीं कहीं से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ बेचना है। तो वो तो बात हो गई फाइन ट्यूनिंग की। बट फिलहाल क्योंकि हम आज मिले हैं और थॉट अभी फिलहाल ये है कि बाउंस में बेचेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से क्योंकि रुझान वाला नीचे का है तो कॉल लेने की राय मेरी नहीं रहेगी सर। मैं इनको बोलूंगा कि कॉल ना लें और उछाल में कहीं पुट लेने की कोशिश करें
या यहाँ से अगर लेना है तो पुट लेने की कोशिश करें, बट कॉल लेने की कोशिश मेरे हिसाब से ना करें। ओके, विवेक जी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक बताइए क्या सवाल है। सर मैंने दिसंबर सीरीज का आईटीसी का 335 की पुट ली है आज 6.5 पे, तो मुझे आउटलुक पूछना था कि क्या ये पुट लेनी आईटीसी की सही है, अगर सही है सर तो उसका टारगेट क्या हो सकता है। सरवेंद्र आपको सवाल समझ में आया हो तो जवाब दें सर। देखिए मैं इनको लेवल्स दे देता हूँ। मुझे जो आईटीसी में लगता है वो लगता है कि इवेंट अभी दिन कम बाकी हैं और इन्होंने कॉल लिया है, तो मेरे हिसाब से आईटीसी को नीचे जाके एक बार 320 325 के स्तर छूने हैं, तो इनके स्ट्राइक शायद इन द मनी हो जाएंगे 10 एक पॉइंट से, तो डेफिनेटली पैसे बन सकते हैं। टाइम पे थोड़ा सा हमारी पकड़ नहीं होती है, टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है, बट 220 का टारगेट 220-25 का सॉरी 320-325 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए नेक्स्ट 10 से 15 दिन में। ओके, तो आईटीसी पे ये जवाब मिलता हुआ दिख रहा है और मार्केट इस समय 510 पॉइंट के आसपास कमज़ोर है सेंसेक्स और 153 पॉइंट निफ्टी कमज़ोर है। तो शो को यहीं वाइंड अप करेंगे, समय समाप्त हो गया। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल मैं नहीं ले पाया, लेकिन दर्शकों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ लोग जब कॉल में जुड़ते हैं तो ऑनर अपना सवाल बदल देते हैं। ऐसा मत करिए, वरना दोबारा से हम आपकी कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट को बार बार दिक्कत होती है कि आप लोग ऑनर सवाल चेंज कर रहे हैं। ये मत किया करिए, और जिस सवाल पे आपको पूछना है पहले उसको पूछिए, उसके बाद एडिशनल सवाल मैं ले ही लेता हूँ। तो आप पहले तो 4 सवाल वो बताते हैं जो हमको पहले इस लिस्ट में नहीं होते हमारे, फिर आप वो सवाल पूछते जो आपको पूछना है। ये मत किया करिए, ऐसा धोखाधड़ी मत करिए। जो सवाल आपने प्रॉमिस किया वही पूछिए, अदरवाइज फिर चार्ट में देखने में दिक्कत होती है। सरवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल 150 पॉइंट कमजोरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है, देखते हैं दिन के दौरान कैसे पैन आउट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1 ब्रेक के बाद।